Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. But do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कार्यक्रम में हम कारोबारी खबरों के साथ आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न, आप सीधा हमें फोन कर सकते हैं इन अंकों पर 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक अमन अग्रवाल। नमस्कार अमन, कार्यक्रम में आपका करजोड़ अभिनंदन। नमस्कार। पहले अंग्रेजी में मुख्य समाचार के साथ हमारे साथ हैं निशित कुमार। The headlines: benchmark domestic indices begin the week with strong gains. Sensex surges over 670 points. Nifty rises around 250 points. Both houses of parliament passed the Indian Ports Bill 2025 and India's unemployment rate drops to 5.2% in July this year. प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने मजबूत बढ़त के साथ सप्ताह की शुरुआत की। सेंसेक्स 670 अंकों से अधिक और निफ्टी लगभग 2.5 अंकों से आगे बढ़ा। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित किया और इस वर्ष जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों ने आज सप्ताह की शुरुआत मजबूत गति के साथ की। सेंसेक्स 676 अंक बढ़कर 81,274 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 246 अंक बढ़कर 24,877 पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों की अगर हम बात करें तो मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.4% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा लाभ में रहने वाली कंपनियों में मारुति 8.9% से ज्यादा, उधर बजाज फाइनेंस 5% से ज्यादा और अल्ट्राटेक सीमेंट 3.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। The benchmark domestic equity indices today started the week with a strong momentum, ending with gains. Sensex rose 676 points or 0.84% to close at 81,274. Similarly, the Nifty gained 246 points or 1% to settle at 24,877. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also marched upward, and the mid-cap index gained 1% and the small-cap index advanced 1.4%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 out of 21 sectors ended in the positive territory. In the top gainers, auto jumped over 4.2%, consumer durables rose over 3%, and consumer discretionary increased over 2.7%. Among the top laggards, focused IT fell over 0.5%, IT lost 0.4%, and power dipped around 0.3%. विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे बढ़कर 87 रुपये 35 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, दिन के कारोबार में अंतिम समाचार मिलने तक 97.95 पर कारोबार कर रहा था। And we are joined in by our first caller from Delhi, Ravi. Ravi, welcome. वेलकम सर। सर मेरा
एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। हाँ, मेरा एक तो फर्स्ट है सर, आज ऑटो इंडेक्स इतना क्यों भागा? ठीक है। ठीक है सर। सेकंड वन है, अगर मेरे को कोई बाहर से रिमिटेंस मंगानी है तो मैं INR में मंगाऊं या डॉलर में? ओके। ठीक है सर। और एक अपनी इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक मेरे को जानना है। मेरे को एक्चुअली इन्वेस्ट करना है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर एटलीस्ट, तो मैं अपना निवेश कर सकूं। जी जी रवि। हाँ जी, देखिए पहली बात तो जो आप बाहर से रेमिटेंस मंगवा रहे हैं, अगर आपके पास डॉलर अकाउंट है, आपने खोल रखा है, तभी आप उसको डॉलर अकाउंट में या यूरो अकाउंट में मंगवाइए। अदरवाइज आप किसी भी फॉर्म में मंगवाएंगे वो अल्टीमेटली INR में कन्वर्ट होगी। अगर आप उसको इनिशिएट ही INR में करते हैं तो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है, जो बैंक चार्ज करता है, वो आपके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कितने रुपए आपको मिल रहे हैं। तो हमेशा बेटर रहता है कि आप INR में अगर ले सकते हैं तो डायरेक्टली INR में लें किसी पेमेंट को ओवरसीज से। जहां तक आपने इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक की बात करी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है बड़ी ही प्रोग्रेसिव, स्ट्रांग चलती आ रही है और चल रही है। कोरोना काल के बाद से विश्व के अंदर सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी में आती है हिंदुस्तान की इकोनॉमी। और जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं हमारे, वो सब स्टेबल हैं, कंसिस्टेंट हैं और जैसी भारत सरकार की नीतियां चल रही हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी देखें, जैसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें भी करीबन हर प्रति साल जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसलिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी जो हिंदुस्तान में है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो सिर्फ हिंदुस्तानी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही, फॉरेन की भी। तो हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान की मार्केट्स के प्रति और हिंदुस्तान निवेशकर के प्रति हिंदुस्तान में इस समय तेज गिरता है। जहां तक आपने ऑटोमोबाइल की बात करी, वो अभी ये क्लियरिटी नहीं आई है कि ऑटोमोबाइल स्पेसिफिकली क्यों बढ़ रहा है, बट एक पॉजिटिव मूवमेंट सेगमेंट देखा गया है जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई उसको देखते हुए। कई बार कहते हैं कि नो रिस्पांस इज ऑल्सो गुड रिस्पांस, क्योंकि बड़ा अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या रहेगा इस मीटिंग में, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो क्योंकि कोई चीज नेगेटिव होकर नहीं निकली है और दोनों पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई हैं चीजें, क्लैरिटी नहीं है बट पॉजिटिव नोट पे है, नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल मार्केट को दे रहा है और इस समय निवेश बढ़ रहा है। जी, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारा 2 सवाल है सर। जैसे अभी मार्केट में क्या साइलेंट रहना चाहिए या बाइंग करना चाहिए? तो बाइंग करना चाहिए तो कौन सा सेक्टर? दूसरा हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए हमारे पूरे साल की एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 लाख सैलरी है तो हमारा तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमको मस्ट है कि टैक्स देना, ऐसा है क्या सर? तो लॉन्ग टर्म में भी ऐसा है कि आपको देना ही देना है? चाहे बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपका जो कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो टैक्स आपका बनता ही है, चाहे आपकी जो इनकम है वो उस ब्रैकेट में फॉल करे या ना करे। क्योंकि जब हम काटते हैं, वो देते हैं, पेमेंट आती है, उसी में वो कट के शॉर्ट टर्म वाला आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने बात करी कि हिंदुस्तान की मार्केट में आपको इस समय स्टेल पुट रहना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट में पहले से निवेश करते आए हैं या नहीं करते आए हैं। अगर नहीं निवेश किया है पहले आपने कभी, तो आप मेरे विचार में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। सब समय जो होते हैं अच्छे होते हैं, ये आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और जो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं काफी समय से, जैसे डिफेंस हो गया, ईवीज हो गए, आपके फार्मास्यूटिकल्स हो गए और हॉस्पिटल्स हो गए, ये सेक्टर इस समय बिकॉज कोरोना काल के बाद से इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, इसलिए ये सेक्टर की ग्रोथ कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल जो है फ्लक्चुएटिंग रहा है दशक से दशक के ऊपर, इस समय थोड़ा तेज गति पे हिंदुस्तान में चल रहा है बिकॉज 10 साल 15 साल का रूल है यहाँ पे अभी, पर जरूरी नहीं है कि उसी तीव्रता से चले। बट ईवी है और सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके ऊपर सरकार का भी है, सोलर है, इनके ऊपर सरकार का भी तवज्जो है और इस तरीके से ग्रोथ फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। We have more callers lined up for the discussion, but for the moment, it's time for a quick break. Welcome back to Market Mantra. Our next caller is Preetam from Delhi. Preetam जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार टीम को जी। नमस्कार सर, ये पता करना था, ये एनपीएस अकाउंट खुलवाना अगर हमें हो तो हम एक तो पहले कहाँ खुलवाएं? दूसरी बात है ये कि अगर हम एनपीएस अकाउंट में एवरेज 5,000 रुपये मंथली डालते हैं 10 साल तक, तो हमें 10 साल बाद में क्या पेंशन मिल सकती है? देखिए जी, आप एनपीएस अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन भी डायरेक्टली आप खोल सकते हैं
और वो जो पे आउट होगा वो आपको देखना होगा, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या आयु है और कितने समय तक आप उसमें जमा कराएंगे, क्या रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ कितने समय आप जमा करा रहे हैं, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आप जमा, बिकॉज एनपीएस जो होता है बेसिकली आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेंशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ना कि आपको इन्वेस्टमेंट या पैसा जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों का जो दायित्व है, एक पैसा कमाने का और एक पैसा लगा के एक रेगुलर इनकम में रिटायरमेंट के बाद मिल सके, उस चीज को देखते हुए बनाया गया। इसलिए ये आपको देख के चलना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट का माध्यम देखना चाहते हैं तो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर एनपीएस का एक बेनिफिट जो रहता है वो आपको आगे सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ देखने को मिलती है हमेशा के लिए जिंदगी में। जी, एशिया के प्रमुख बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.8% से ज्यादा बढ़ा और जापान का निकेई 225 0.7% से अधिक बढ़कर 43,714 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.5%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 1% और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स लगभग 0.4% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज घाटे में कारोबार कर रहे थे। फ्रांस का कैक 40 0.8%, जर्मनी का डैक्स 0.3% से ज्यादा गिरा और लंदन का FTSE 100 लगभग समाचार बनने तक स्थिर कारोबार कर रहा था। And our next caller is Shankar from Bhopal. Shankar, welcome. नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अच्छे स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाएं तो वो हमारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। मेरा सवाल सर, इंडियन इनकम टैक्स इन पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमी है। अब जैसे रशिया इज चार्जिंग ओनली 13% टैक्स फ्लैट रेट ऑन एनी इनकम विच इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। China is charging 3%, 10%, 20% and 25%. So they are also very low income tax. So how does India stand in BRICS economies versus income tax, and does government take any view of this? Because more income for people, better it is for the economy. And lesser tax, more taxes, it will be bad for the people economy. Very, very good question you have asked. First of all, it is not necessarily that the amount of tax which is charged less only makes governance. If you look at Europe and US, they have one of the largest tax systems, averaging around 60 to 75% of the income is taxed in Europe as well as in the US. And they are doing fairly well as economies. It's not that they're doing bad. Secondly, when you compare India with Russia and China, please understand two very critical components. India is a democracy and has an opportunity for everyone to grow in a uniform structure independently also. Whereas when you go to countries like China or Russia, mostly they are autocratic countries or controlled economies where, as you know about Russia, in any case, they are communist countries. So there is no question of private functionalities coming in, making their revenues grow. So largely you're working for government, whether you're even working in a small enterprise running your own self. So even if the rate is less, because large number of services are provided by the government there, so there is a difference comes in. Wherever there are private sector players coming in, taxation typically goes up. But this government has tried to reduce tax. The alternative portfolio management of the new tax regime which is there clearly gives a much larger break. Also, our Honorable Prime Minister recently came out after GST Council meeting that they are going to reduce GST rates and change some of the rate zones before the powerfully happening. So to give relief to people at large. So the government is moving towards a less tax-based system, and as you are looking at, but to think about that it will move towards a system which is followed by Russia or China. Why don't you go and try and function in Russia and China? You'll understand the ease of doing business in these countries as against India. I have nothing against these countries, but it is only a question of what democracy gives you at large and what a controlled economy can give you. जी, और महाराष्ट्र से हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग, मेरा नाम राजेश शाह है। मैं थाना से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताएं। मुझे पूछना है, ये वोस्ट्रो अकाउंट क्या है और इसके ऊपर डॉलर इंडेक्स के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो वोस्ट्रो अकाउंट होता है, ये थर्ड पार्टी अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं स्पेसिफिकली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए, और ये इसके अंदर देखिए अकाउंट के अंदर जो फर्क पड़ेगा वो डायरेक्टली आपको नहीं, सिर्फ कंपनीज के लिए प्राइमरीली
क्रिएट किए जाते हैं, या आपका इंडिविजुअल हम ये लोग क्रिएट नहीं करते हैं, तो उसके अंदर जो डॉलर रेट होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल अकाउंट करते हैं तो उसमें आपको कन्वर्ट होकर पैसा मिलता है, इसमें आपको उसी करेंसी में आप वो पैसा रख सकते हैं, और उसमें पीरियड होता है किस समय तक आप रख सकते हैं उसको। कुछ पीरियड तक आप, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो लंबे समय तक रख सकते हैं उसको। तो आपको कन्वर्जन का फैक्टर का डिसएडवांटेज कभी भी लेना नहीं पड़ेगा, वो उसी अमाउंट में पड़ा रहेगा। और ये मल्टी करेंसी अकाउंट्स भी होते हैं, तो उसमें आप मल्टीपल करेंसीज के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयासों का भी समर्थन करता आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आशा है कि आने वाले दिनों में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत होती रहेगी। And we are joined in by our next caller, Gurunath from Maharashtra. Gurunath, welcome. Gurunath, can you hear us? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछें। सर अमन सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर गोल्ड के बारे में। सर हमारे मतलब दिन ब दिन ये गोल्ड का भाव तो बढ़ता ही जाता है, और हमारे देश में मांग भी इसकी बहुत होती है, कई बार तो तस्करी भी होती है। तो ये जो फॉर्मेट लाने जा रहे हैं, जो जैसे 22 और 24 कैरेट का है और ये 9 कैरेट का भी लाने जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो और धातु कितने मतलब इसमें मिलाए जाते हैं और किस तरह का ये मतलब ये बनाया जाता है, और ये मतलब एक लोअर क्लास के आदमी के लिए मतलब कितना आसानी हो गया खरीदना। देखिए जी, पहली बात तो जो गोल्ड के दाम है हिंदुस्तान में कहीं सेट नहीं होते हैं, लंदन एक्सचेंज पे सेट होते हैं, फिर वो रुपए के ऊपर नीचे होने पे फर्क पड़ता है। दूसरा जो कमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे MCX है और एक्सचेंजेस हैं, उनमें जाके NCDX है, उनपे जाके ये ट्रेड होते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बेसिस पे, फिर वहां पे उसकी प्राइसिंग की जाती है कि क्या रेट रहेगा। जहां तक ये 22 और 24 कैरेट माना जाता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है गोल्ड का, उसमें मिलावट सबसे कम होती है, बट हल्की बहुत मिलावट करनी पड़ती है, नहीं तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा। जो 22 कैरेट होता है उसमें भी होती है, पर 9 कैरेट नॉर्मली जो ज्वेलरी होती है, डायमंड ज्वेलरीज होती हैं, और यूरोप वगैरह के अंदर 9 कैरेट ज्यादा चलता है, तो इसलिए 9 कैरेट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। पर अदरवाइज हिंदुस्तान के अंदर 18, 20, 22, 24 ये कैरेट ज्यादा प्रोमिनेंट है जहां तक ज्वेलरी या एक किसी भी चीज को ट्रेड करने की बात होती है। पर 9 कैरेट जैसे मैंने बताया, बाहर की जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ज्वेलरी या कोई चीज आती है वो ज्यादातर डायमंड के अंदर वो 9 कैरेट में बनती है। And it's time for a quick break now, but do stay tuned in because we have lots coming up on the other side. Welcome back to Market Mantra, and in some other stories, Ukrainian President Volodymyr Zelensky today reiterated his call for Russia to end the war it started. Zelensky expressed the hope that a united front with the US and European allies would compel Moscow to move towards a real peace deal. Zelensky's remarks came as he arrived in Washington, backed by top European leaders for a high-stakes meeting with his US counterpart Donald Trump at the White House later today. Earlier, the US president had turned pressure on Zelensky, suggesting that he should give up claim to some territories occupied by Russia. And coming back to the Indian Parliament, both houses of Parliament today passed the Indian Ports Bill 2025, with the Rajya Sabha approving the bill. It aims to establish and empower the state maritime boards for effective management of ports other than major ports, establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector. The legislation will ensure compliance with India's obligations under the international instruments to which it is a party and take measures for the conservation of ports. Replying to the discussion on the bill, Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said the bill is very significant because it is a reformative initiative. और श्रोताओं, आपको बेंगलुरु ले चलते हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुब्रतो जी। सुब्रतो, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। मैं जानना चाहता हूँ एक्सपर्ट से कि कंपेयर एनपीएस विथ एनी अदर म्यूचुअल फंड, एंड आई वांट टू नो हायर आई विल गेट द बेटर रिटर्न इन एनपीएस और एनी गुड म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज मल्टी एसेट फंड.
और निफ्टी 50 फॉर लॉन्ग टाइम 8 years और 10 years? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, जो एनपीएस होता है उसको मार्केट लिंक किया हुआ है, उसमें मार्केट लिंक रिटर्न आता है। बट एनपीएस जो होता है रिटायरमेंट बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कि आपको जाके एक रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम आपके पास आ सके, ताकि आपकी दिनचर्या चल सके कंफर्टेबली। जो म्यूचुअल फंड होता है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, आप उसके अंदर पैसा लगा के निवेश करके इन्वेस्टमेंट लाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपको 4 साल 5 साल 10 साल जब भी आपको लेना है ले सकते हैं आप उसके अंदर, उसमें एग्जिट पॉलिसी आराम से है। पर एनपीएस में जैसे कहा वो रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है। फॉर्चुनेटली एनपीएस हमारी मार्केट लिंक्ड है, तो उसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी सरकार की तरफ से मिलता है, साथ ही मार्केट लिंक होने की वजह से रिटर्न भी हमें अच्छा मिल पाता है। And on to some other stories. India's unemployment rate dropped to 5.2% in July 2025, down from 5.6% in June for individuals aged 15 years and above. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, monthly labor force and unemployment data, the unemployment rate for female was at 5.1%, while the male unemployment rate stood at 5.3%. The unemployment rate for both female and male of age 15 years and above during the April to June period of the current fiscal stood at 5.4%. The overall rural unemployment rate was lower at 4.8% compared to the unemployment rate of 6.8% observed for the urban areas in the first quarter. This is really heartening, Aman. If we look at the latest data released by the MOSPI, rate has dropped from to 5.2% in July, which is down from 5.6% in June. This is really heartening. It's a collective effort, we believe, of the government push in various sectors. I agree. It is a very good initiative, and I think the government needs to be given full credit for this, specifically because not only that the private sector is contributing to this, but more so the government initiative in terms of schemes, in terms of layouts, in terms of structures, in terms of employment capabilities has increased. Even in terms of production capacities and others and outlays of projects has taken place under the PPP model, PIL options and so on and so forth. And that's why we are seeing that growth come in for more employment, and hence the unemployment rates are going down. Aman, coming back to the first story that we did today of the stocks. Today, it was almost unprecedented, if we can say, not unprecedented, but is unprecedented when we talk in terms of the recent times. So where do you see this uptick or push coming from? Is it because of the Putin-Trump meet that we witnessed just witnessed in Alaska, or some other reasons for that? So that is considered to be one of the reasons which is coming out so far, which is sentimentally attached, because there was a lot of scare within the people of what will happen in this meeting, given the fact that tariffs have been one of the biggest scare again globally. Although, as I said before, the tariffs don't make an impact immediately. The results will be visible after a quarter or two, only once we really get those results in terms of real numbers. But that is still a fear which happens. But this particular meeting has shown clearly the fact and has given that boost to Russia recently, which was not expected. You know, Putin was on an embargo where he could not travel globally because of certain international restrictions imposed on him. And as a result, which he could do in this particular form and comfortably move out. There are no negatives which have come out so far of the meeting. I think that is something which is being seen as a very positive move, and the fact that India and Russia is fairly strongly aligned, whether it is a question of defense, whether it's a question of oil imports and exports, whether it's a question of doing other businesses. India and Russia have been very strong partners from the very beginning. Although the share of trade with US is much larger as of now, but still we are doing much better. And that is what is getting reflected in the markets. Also, there is also the news of the Honorable Prime Minister talking about the GST relief which is expected. Correct. Now that is also would give a boost to people wanting to actually look at. So these are two big ticket news which have actually come in the last 2-3 days. Absolutely. मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित जी। अमित, अपना सवाल क्विकली पूछिए। मैडम, थैंक यू। मुझे इससे पहले कहना है कि कल किसी ने एक सवाल पूछा था कि हमारी ग्रोथ कैसी होती है, कैसे समझने का। तो मैं जस्ट उनको शायद आंसर थोड़ा सा पूरा डिटेल नहीं गया था, मैं आंसर कर देता हूँ कि तो हर म्यूचुअल फंड की उसमें एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, तो आप वहाँ भी फोन करके आप पूछ सकते हो कि आपकी म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कैसी है। आप जी अमित, आप अपना प्रश्न पूछें।
Okay. Moving on to crude now. Crude oil prices edged up today. The Brent crude was trading over 0.3% up at $66.08 per dollar, and the WTI crude was more than 0.5% up at $63.16 per barrel when reports last came in. And on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading around 0.4% lower at 1 lakh rupees per 10 grams, while silver was trading 0.3% down at 1,14,670 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 99,783 रुपए प्रति 10 ग्राम था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.2% की बढ़त के साथ 1,14,162 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. Aman, do you see the spike that we saw in recent times for the gold kind of ebbing now with kind of the tensions all over, the geopolitical tensions kind of easing relatively quite a bit now? No, I do not think that will go away, given the fact that next 3-4 months are months for marriages and festivals in India. Yes. And these are times when most jewelry, gold, silver, other things are bought both from a family perspective, festive perspective, and, for the prosperity of new families coming in place. So these are going to be bounding up, sweeping a steep high in India. Globally, yes, you're correct. Globally, the prices will stabilize more. Well, that's all we have time today for discussions, and thank you so very much, Aman, for having come in our studios and shared your views with our listeners. Thank you. And before we close, here are the reminder of the headlines once again. Benchmark domestic indices begin the week with strong gains. Sensex surges over 670 points. Nifty rises around 250 points. Both the houses of parliament passed the Indian Ports Bill 2025, and India's unemployment rate drops to 5.2% in July this year. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. Market Mantra. Market Mantra.